हेलो गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम फेडरलिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज संडे है तो मैंने सोचा एक मेंस का टॉपिक को भी हम साथ साथ में करते रहें। तो हम कोशिश करेंगे, ट्राई करते रहेंगे कि एवरी संडे हम एक टॉपिक उठाएं मेंस का और उसके ऊपर कंप्लीट उसका मतलब एनालिसिस करें। जो ये फेडरलिज्म है ना, इसको आप GS2 पेपर से आप जोड़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत न्यूज़ में रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम जितना भी करंट है, काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको कंसल्ट करेंगे। सबसे पहले देखो ये कहाँ कहाँ आ सकता है। जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये टॉपिक है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी UPSC और JKAS जैसे हो गया या ऐसे स्टेट PCS जिनका सिलेबस ओवरलैप करता है UPSC के साथ, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है, जितने भी PCS होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें ना UPSC के जो मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं ना, वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला लेक्चर आपके लिए। तो देखो, एक पहला क्वेश्चन है जो 2014 UPSC में पूछा गया है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या बोलता है, जो फेडरल प्रिंसिपल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिनेट किया है। और अब ये बताना है इसमें कि जो फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो चेंजेस आई हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो अब अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म के अगेंस्ट में जा रहा है। तो इसको, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप एंड पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2015 में आया था ना, यह था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और डिस्कशन के बाद आप ट्राई कीजिए लिखने की। एक एंड में क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आपको होल डिस्कशन के बेसिस पे और अपने नॉलेज के बेसिस पे क्लियर करना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, इसका अगर आपको किसी बुक से पढ़ना है तो है लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है, उसमें से आप बेसिक्स जितना भी है वहाँ से कवर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बेसिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे सीधा करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो, फेडरलिज्म क्या होता है, ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर जो है ना वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और पॉलिटिकल यूनिट्स में। हम अगर इंडिया की एग्जाम्पल लें तो इंडिया में जो फेडरल कैसे कहेंगे, जब सेंटर और स्टेट्स में जो पावर है ना वो डिवाइड हो दोनों के बीच में, तो उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है ना। जैसे देखो, सपोज करिए फेडरलिज्म है, तो यहाँ पे आगे स्टेट्स आपकी और यहाँ पे आगे आपकी नेशनल गवर्नमेंट। तो आप अपने मेंस में ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये हो गया फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या है, इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये डिवीजन ऑफ पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में करता है, तो ये होता है फेडरलिज्म, ठीक है ना। ये थी बेसिक सी इसकी डेफिनेशन। अब एक चीज़ और देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, दो तरीके की होती है गवर्नमेंट, एक तो फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी होती है। देखो, फेडरल तो हमने देख लिया कि भाई जो पावर डिवाइड होती है किस किस में, सेंटर और स्टेट्स में। इंडिया के कॉन्सेप्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे। यूनिटरी में क्या होता है कि सारी की सारी पावर जो है ना, वो मैक्सिमम जो पावर जो है ना वो आपको रहेगी किसके पास, सॉरी सेंटर के पास, ठीक है ना। तो स्टेट के पास उतनी पावर नहीं होगी, या तो होगी या बिल्कुल कम होगी। एक आप लक्ष्मीकांत से एक डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट का, तो वहाँ से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखो, दोनों का डिफरेंस में दिखाएं। देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, डुअल गवर्नमेंट मतलब स्टेट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे है, देखो जो हमारा 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल में सेंटर और स्टेट के बीच में लिस्ट डिवाइडेड है। जैसे यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी और कंकरेंट लिस्ट होगी। स्टेट यूनियन लिस्ट में वो वाले इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जो यूनियन ही उसके ऊपर एक्ट और लॉज बना सकता है। फिर स्टेट आ गया, और कंकरेंट में क्या है, दोनों स्टेट और यूनियन दोनों ही मिलकर उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, उनके उन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ क्या, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है हमारे यहाँ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है ना। और नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है और बाई कैमरलिज्म है। ये सारे के सारे किसके फीचर्स हैं, हमारे फेडरल सिस्टम के। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, लोकसभा है और राज्यसभा है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम यूनिटरी के थोड़ा सा देखते हैं। देखो, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक सुप्रीम पावर होती है, मतलब सुप्रीम पावर जो होती है वो कौन होती है, सेंटर होती है, और सिंगल सिटीजनशिप होती है। जो ये वाले फीचर्स हैं ना, ये यूनिटरी फीचर्स हमारे इंडिया के भी हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या इंडिया फेडरल है क्या नहीं, वो देखते हैं। और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंपल मेजॉरिटी से हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो उसमें आपको सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो, ऑल इंडिया सर्विसेज इमरजेंसी प्रोविजंस। और अगर हम यूनिटरी की बात करें तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हो प्रेसिडेंट है जो, अच्छा प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट करना है तो इतना आसानी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंपीच करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो एक फेडरल फीचर है कि इतनी आसानी से आप इसको सॉरी डिजॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये थोड़े से बेसिक डिफरेंस थे। अब देखो, कुछ एक्सपर्ट्स के व्यूज़ क्या कहते हैं। देखो, कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल कंट्री, कि हमारे यहाँ पे फेडरल के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। ये कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। और हमारे आर्टिकल नंबर 1 में ना, देखो हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में कहीं भी डायरेक्ट लिखा नहीं है। अगर प्रीलिम में आपको क्वेश्चन आता है कि फेडरलिज्म इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, फेडरलिज्म हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट किसी भी आर्टिकल के अंदर डिफाइन है। हमारा आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इंडिया क्या है, जितनी भी स्टेट है ना उन मिल के उनकी यूनियन है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अब देखते हैं। अच्छा, अभी जो इश्यूज़ हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो बहुत सारे हैं। हम कुछ करंट के जो है ना उनको हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेंस आंसर राइटिंग में आप इंक्लूड करोगे ना तो सफिशिएंट होगा। देखो, सबसे पहला जो इशू है
एनसीटीसी का। एनसीटीसी मीन्स नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। अब देखो हमारे यहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी जगह पे जो इंडियन के इंटीरियर में भी है और एक्सटीरियर से भी आता है। तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए सेंटर जाती है कि भाई हम एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाएं। अब स्टेट क्या बोलती है कि भाई नहीं, ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है। क्यों? जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये भी एक इशू है। अब सेंटर चाहती है कि इसको इंप्लीमेंट करें, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो विरोध करती हैं कि ये स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है और एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर को इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो एक इशू है। सेकंड इशू देखो, बिल जो लोकपाल और लोक आयुक्त का 2013 में आया था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन था? लोकपाल सेंट्रल लेवल पे बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इस बिल ने ये भी बोला कि भाई जो जितनी भी स्टेट्स हैं ना, उनको भी लोक आयुक्त को अपॉइंट करना चाहिए। अब ये बात स्टेट्स को पसंद नहीं आई, तो स्टेट्स ने क्या बोला, भाई ये तो डिवीजन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर में क्लियरली डिमार्केशन है कि स्टेट्स अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगी। तो भाई हमें सेंटर क्यों बोल रहा है कि लोक आयुक्त आप अपनी तरफ से करो? हम खुद से भी तो कर सकते हैं। तो ये भी एक इशू है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक इशू है एक्सटर्नल अफेयर्स। अब एक्सटर्नल अफेयर्स पे कैसे? देखो एक एग्जांपल देते हैं। देखो जो तीस्ता रिवर एग्रीमेंट हुआ था ना, उसको एग्रीमेंट होने वाला था, जो हमारे तब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और उनके साथ वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी, उनको जाना था। अब जब ये जाने लगे तो एट द एंड ऑफ मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट में ना, जो सीएम थी वेस्ट बंगाल की, उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो उसकी वजह से वो जो डिस्प्यूट है वो आज भी ऐसा का ऐसा ही है कि तीस्ता वाटर डिस्प्यूट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये एक इशू अभी से चल रहा है। और कुछ एग्जांपल देखें, जो तमिलनाडु की लोकल पार्टीज़ थी, जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, वो जाफना जाने वाले थे, तो उन्होंने भी इशू अगेंस्ट क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए थे। तो ये एक इशू भी है एक्सटर्नल अफेयर में, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में चलता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इशू जो है, जो कर्नाटका का ना फ्लैग इशू है। अब कर्नाटका चाहती है कि वो अपना फ्लैग को इशू करे, और ये इसमें दिक्कत क्या है? सेंटर बोलता है कि भाई ये इसकी वजह से सब नेशनलिज्म क्रिएट हुआ। क्या कि भाई अगर आज हम आपको अलो कर देंगे, कल कोई और स्टेट भी कहेगी कि भाई हमें भी नेशनल फ्लैग बनाना है, और उसकी वजह से ना सब नेशनलिज्म क्रिएट होगा, और जो हमारी यूनिटी हमारी कंट्री की, वो हार्म हो जाएगी। तो ये एक इशू है। और नेक्स्ट 15th जो फिनांस कमीशन आई थी ना, उसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस था, वो चाहते थे कि जितनी भी स्टेट्स को जो भी डिवाइड होगा, जितना भी रिसोर्स दिया जाएगा, वो 2011 सेंसस के बेसिस पे दिया जाए। अब ये वाली बात साउथ इंडियन स्टेट्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि 1971 का जो है ना सेंसस यूज़ किया जाए। उसमें क्या था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी ना, ऑलमोस्ट इक्वल थी। उसके बेसिस पे अगर दिया जाएगा तो रिसोर्सेज, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो होता है ना, फिनांस कमीशन जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना, उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। और इसलिए ये वाली चीज़ जो है ना, साउथ जो कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके लिए सही नहीं है। वो चाहते हैं कि 2011 जो 2011 सेंसस है उसको यूज़ ना किया जाए। इसलिए ये भी एक इशू है, क्योंकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स है ना, आफ्टर 1971 ना, अप टू अगर हम देखें 2011 या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तक भी देखें, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। तो ये एक इशू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू करें तो टैक्स के रिलेटेड। देखो टैक्स के रिलेटेड इशूज़ में एक बेस्ट एग्जांपल है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत बार ये बोलती है कि उनको रेवेन्यू सेंटर से बहुत ही कम मिला है। तो ये एक बहुत ही मतलब कि कह सकते हो एक इशू टैक्स के रिलेटेड चलता रहता है। उसके बाद अगर हम करें इंटर वाटर डिस्प्यूट की, देखो इंटर वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल तो सेटअप कर दिए जाते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती। जैसे एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट की करें, जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। हालांकि ट्रिब्यूनल ने फाइनल वर्डिक्ट दे भी दी कि भाई कितना कितना वाटर आपको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बावजूद भी ट्रिब्यूनल की जो है ना वर्डिक्ट को फॉलो नहीं किया गया। जो उन्होंने फाइनल डिसीजन हुआ उसको भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये एक डिस्प्यूट रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट देखो ऑल इंडिया सर्विसेज डिस्प्यूट है। अब इसमें क्या डिस्प्यूट है? देखो जो IAS IPS जितने भी होते हैं ना, वो सेंटर उनको अपॉइंट करती है स्टेट्स में। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो स्टेट्स होती है ना, सिर्फ इनको सस्पेंड कर सकती हैं, डिसमिस नहीं कर सकती हैं। इनको डिसमिस सिर्फ सेंटर कर सकता है। तो स्टेट्स चाहती हैं कि अगर हम भाई इनको सस्पेंड कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं हमारी स्टेट्स में आए तो इनको हम डिसमिस भी करें, लेकिन ये पावर किसके अंदर है? सेंटर के पास है। तो इसलिए ये भी एक डिस्प्यूट है। और आर्टिकल 356 बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, आर्टिकल 356 क्या? प्रेसिडेंट रूल है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सेंटर मिसयूज़ करता है इस आर्टिकल को और प्रेसिडेंट रूल लगा देता है स्टेट्स में। लेकिन अब रिसेंटली अगर करंटली हम चेंजेस देखें तो बहुत सारी चीज़ें। देखो पहले जो होता था कि भाई बहुत सारी स्टेट्स में जब भी वो सेंटर की फॉलो नहीं करते थे, तो उनको क्या प्रेसिडेंट रूल के अंडर ले आते थे। लेकिन अब क्या कुछ चीज़ें चेंजेस होने लगी, अब उतना आर्टिकल 356 का यूज़ होने लगा है नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ना, वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। सो प्रेसिडेंट की एक्टिविज्म है और जुडिशरी भी हमारी एक्टिव है। क्यों? रिसेंटली जो एग्जांपल बेस्ट है वो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की है। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ना गवर्नर ने क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको रीइंस्टॉल कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको इशू है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जो रिसेंट अपडेट आई है आर्टिकल 356 के अंडर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब इशू रिलेटेड टू गवर्नर। भाई सभी बोलते हैं कि भाई जो सेंटर जो है ना, वो गवर्नर को अपॉइंट करता है, और जो गवर्नर है ना, वो यूजुअली फेवर करता है किसको? सेंटर को। तो अब ये वाली जो अथॉरिटी है गवर्नर की, ये सेंटर काफ़ी टाइम ना इसको मिसयूज़ करता है। तो ये स्टेट्स को अच्छा पसंद नहीं है, तो इसलिए ये भी एक डिस्प्यूट रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट आता है लॉ एंड ऑर्डर का इशू। लॉ एंड ऑर्डर का इशू कब होता है? जब सेंटर बिना किसी परमिशन से स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करता है। फॉर एग्जांपल कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है सेंटर के द्वारा स्टेट्स में, और तब स्टेट गवर्नमेंट की ना कोई भी परमिशन नहीं ली जाती। तो वो भी बात खटकती है स्टेट्स को, भाई ऐसा क्यों? हमसे पूछ के आए। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट में भी अगर आप इंटरफेयर करोगे तो ये तो अगेंस्ट जाता है ना शेड्यूल 7 के, जो डिवीजन ऑफ पावर के लिए बात करता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। देखो अभी तक हमने इश्यूज डिस्कस किए, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए, इनको आप अपने मेंस में लिखेंगे और बहुत ही अच्छी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब सिंपल इसका बात करते हैं। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है ना। एक दूसरे की अगर आप हेल्प करोगे तो उससे क्या होगा, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, हार्मनी जो बनी रहेगी, यूनिटी बनी रहेगी और पीस जो है आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब सिंपल जो कोऑपरेशन क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है ना, आपस में मिलजुल के काम करें। कुछ टाइम क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार कुछ ऐसे मैटर के लिए डिपेंडेंट होती हैं, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, और उनके साथ कॉपरेशन करते हैं। कॉपरेशन जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेंडेमिक सिचुएशन है तो उसमें भी स्टेट्स और सेंटर्स मिलकर काम करते हैं, या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है तो उस टाइम पे भी करते हैं, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ है, अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी सेंटर और स्टेट मिलकर कॉपरेट करके उस सिचुएशन को डील करते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे दोनों स्टेट और सेंटर, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो सेंटर का पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले चुके हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एग्जांपल्स कह सकते हो। देखो नीति आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग जो बनाया गया था ना, वो किस लिए बनाया गया था, वो सेंट्रल स्टेट की एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, तो ये आप चीज़ याद रख सकते हैं। और उसके बाद देखो जीएसटी को भी इंप्लीमेंट किसने किया था, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर आए थे, तो ये भी बहुत एक अच्छी एग्जांपल है, आप अपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्वेश्चन में एग्जांपल डाल सकते हो। अच्छा अब ये देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें क्या होता है, सेंटर स्पॉन्सर करता है और उसमें स्टेट और सेंटर जो है ना वो मिलकर अपने अपने क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज करो जैसे हिमालयस के लिए 90:10 होता है कि भाई 90% क्या सेंटर देगी और 10% स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कई स्कीम्स में 50:50 होता है, तो ये 60:40, तो ये डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम। तो अब इसके ऊपर भी एक इशू है, आप एक इशूज़ में ये भी डाल सकते हो। देखो क्या, जैसे सपोज करो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सपोज करो सेंटर बना देता है किसी हेल्थ इशू पे या एजुकेशन इशू पे। अब हेल्थ एजुकेशन इशूज़ क्या हैं, ये स्टेट के इशूज़ हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अगर हमें हेल्थ और एजुकेशन में आपको घुसना है तो ये स्कीम इंप्लीमेंट करने से अच्छा है ना आप हमें फंड दे दो। अगर आप फंड दे दोगे तो हम अपने हिसाब से मोल्ड करके उसको यूटिलाइज कर लेंगे, आप हमें फंड दे दो। अगर आप इंप्लीमेंट करवा रहे, सपोज करो 40:60 कर रहे हो, 40 अगर सेंटर देगा और 60% जो है स्टेट देगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आने वाला है, स्टेट के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना, आप जो स्टेट होती है ना, अब स्टेट का रेवेन्यू क्या सिस्टम है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो स्टेट का रेवेन्यू कहाँ से आता है, स्टेट का रेवेन्यू कहाँ से आता है, जीएसटी, उसमें भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा अल्कोहल से आता है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल से आता है। तो मोस्टली जो ये वाले हैं ना, ये वाले इन्हीं से स्टेट का रेवेन्यू है, तो ज़्यादा रेवेन्यू रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद भी आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर आप ला रहे हो तो इससे बेटर नहीं है अगर आप इनको फंड दे दो और ये अपने हिसाब से अपने स्टेट में हेल्थ इशू या एजुकेशन इशू, ऐसे इशूज़ पे ये खुद ही स्कीम्स बना सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी आप अपने इशूज़ में मेंशन कर सकते हो। तो ये वाले सारे के सारे स्टेप्स जो हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हैं और आप इनको एक्सप्लेन करके और बहुत अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इंडियन सेंटर स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया, देखो ये क्वेश्चन है, इंडिया का सेंटर स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया। देखो और भी काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, 3 मेन रीजन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो जब इंडिया भारत नया हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी कि वो कभी भी मतलब सबसीड कर सकती थी इंडिया से। तो उस टाइम पे सेंटर का स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया ताकि जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक हार्मोनी और एक यूनिटी को मेंटेन किया जाए, ताकि ज़्यादा पावर सेंटर में रहें और स्टेट्स जो है ज़्यादा अपनी मनमानी ना कर पाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे ये रोल था। अब टुडे आज के टाइम पे देखें तो नेशनल सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे इशूज़ हैं, इसलिए सेंटर का पावर में ज़्यादा होना लाजमी है। और नेक्स्ट रीजनलिज्म इसलिए क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स अलग अलग डिमांड्स करती हैं, अगर उनको ज़्यादा पावर होगी तो वो सेंटर को सब्सीड करके फिर कुछ भी कर सकती हैं और उससे वो पीस और अपनी यूनिटी को हार्म करेंगे। तो इसलिए ये नेशनल हमारे इंडिया में सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब कुछ ऐसी एग्जांपल्स हम देखते हैं जहां पे सेंटर ने स्टेट को बाईपास किया, ठीक है ना। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल एक देखें, देखो सेंटर ना क्या करती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट को, उनको बाईपास करके सीधा ही, जैसे सपोज करो स्टेट सेक्रेटरीट हैं या डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो उनके साथ डायरेक्टली जाके कॉन्टैक्ट करते हैं। तो बीच के जो मिडिल स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है ना इलेक्टेड वाले, उनको इग्नोर किया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और अगर हम सेकंड एग्जांपल अगर बात करें, रिसेंटली जो मिनिस्टर हमारे एजुकेशन हैं, जो हमारे एजुकेशन, ठीक है ना, और जो ये वाली एग्जांपल देखो, जो रिसेंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल जी है ना, उन्होंने क्या किया कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ डायरेक्ट आके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए मीटिंग किया। अब भाई इन्होंने जब मीटिंग किया तो स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या स्टेट के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बाईपास करके इन्होंने ये काम किया है, तो जो अगेंस्ट है सेंटर के और स्टेट के जो रिलेशन है ना उसके अगेंस्ट है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे बाईपास नहीं करना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उसको डाल सकते हो। देखो रिसेंटली जब लॉकडाउन लगा था ना, फर्स्ट वेव जब आई थी, तो तब ना जब सेंटर ने लॉकडाउन को नेशनल लॉकडाउन इंपोज किया था, तो तब स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन भी नहीं ली थी। हालांकि सेकंड इस वेव में तो कंसल्टेशन ली है, मतलब स्टेट्स के ऊपर ही छोड़ दिया कि वो लास्ट रिसॉर्ट में लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करें। लेकिन
फर्स्ट वेव जब आई थी ना, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, डायरेक्ट ही नेशनल लॉकडाउन किया गया था विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे इश्यूज आपको इससे कंप्रीहेंसिवली आपका फेडरलिज्म के बारे में, यूनिटरी के बारे में और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कंप्लीट करता हूँ। एक क्वेश्चन आपको मैंने रखा है प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, 250 वर्ड्स में लिखना है। द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म हैज बीन कंटिन्यू टू चेंज इट्स कंटूर इन इंडियन पॉलिसीज। एनालाइज करना है कि भाई फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे इंडियन पॉलिसीज में चेंज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में कुछ और था, बीच में कुछ और था, अभी रिसेंटली कुछ और है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें जितना भी डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो, खुद की नॉलेज के बेसिस पे आप लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, इसको मिस मत कीजिएगा। और नेक्स्ट संडे को हम कोई और मेंस का टॉपिक कंसीडर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो के लिए ऑन रखूंगा, तो आप अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि भाई हम किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दें। तो थैंक यू वेरी मच।